नमस्कार, आदाब। मैं नाज़िम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, आज हिंदी के बहुत ही मशहूर कवि धूमिल की एक कविता के अंश के साथ अपनी बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूँ। धूमिल जी की कविता का शीर्षक है मैं लड़ रहा हूँ। फूलों की हंसी के खिलाफ जंजीरें खनखना रही हैं और रिश्ते मुहावरा बदलने की फिराक में हैं। आज अंधेरा है और खून लगा हुआ है हाथों में। जिसे हमने हासिल किया है वो पालने में नहीं, रक्त लथपथ कराहों की बगल में पड़ा हुआ है। बच्चे भूखे हैं, माँ के चेहरे पत्थर, पिता जैसे काठ अपनी ही आग में जले हैं जैसे सारा घर। पेशेवर गुलाबों की हंसी ने खारिज कर दिया है वसंत, और कविता की नसों में बहता हुआ खून जरूरत की जगह जहमत बन गया है। दोस्तों, जब से 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं और बीजेपी ने 3 राज्यों में मैसिव जीत दर्ज की है, तभी से वे लोग जो बीजेपी को सबक सिखाने की बात किया करते थे, वो या तो खामोश हो गए हैं या फिर इस जीत के पीछे की वो कहानियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे ये साबित हो सके कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। क्योंकि विपक्षी सियासत के गले से ये बात नहीं उतर रही है कि बीजेपी के हक में जनता का रुझान क्यों है। एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन और एमडी प्रदीप गुप्ता के मुताबिक पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश एक ऐसी सत्ता समर्थक भावना देख रहा है, एक ऐसी प्रो इनकम्बेंसी देख रहा है जो भारतीय इतिहास में पहले कभी देखी नहीं गई है। लेकिन मशहूर शिक्षाविद और कॉलमिस्ट प्रताप भानु मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखकर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है कि अपोजिशन पार्टीज के पास बीजेपी से मुकाबला करने के लिए असरदार भाषा या विचार क्यों नहीं है। अपोजिशन की समझ में वो स्ट्रेटेजी, वो रणनीति नहीं बन पा रही है कि वो कैसे जरूरत से ज्यादा चतुर और चालाक प्रधानमंत्री से, जो रिसोर्सफुल भी है, स्ट्रेटेजिक और स्मार्ट राजनीतिक मशीन से लैस भी है, उसका सामना कैसे करें। और फिर ये सच कि इकोनॉमिक डिससेटिस्फैक्शन के बावजूद मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी की कोई लहर क्यों नहीं है। सवाल यह है कि सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार रहने वाली बीजेपी की आलोचना में जनता को कैसे शामिल किया जाए। जनता के बीच विपक्ष की पहुंच सिर्फ उन मतदाताओं तक है जो पहले से ही उनकी तरफ हैं, और अब ये लगने लगा है कि सिर्फ उनके सहारे मोदी को परास्त कर पाना नामुमकिन है। मतलब इसे यूं समझिए कि 2014 में मोदी को जिताने में वो भी शामिल थे जो कांग्रेसी विचारधारा के थे, लेकिन मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार से परेशान थे। और इसमें घी का काम किया था अन्ना की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम ने, जो एक लोकपाल की वकालत कर रही थी, जिसके तहत सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके और उससे जवाब मांगा जा सके। क्योंकि अन्ना का आंदोलन लोगों को किसी राजनीतिक मंशा रखने वाला नहीं लगता था, इसलिए जो लोग उसमें जुटे उसमें कांग्रेसी भी थे, आरएसएस के लोग भी थे, वामपंथी भी थे। उन्हें ऐसा लगता था कि सरकार पर नकेल कसने वाला होना ही चाहिए, जो उन्हें लोकपाल की मांग में दिखाई देता था। अगर वो आंदोलन नहीं होता तो बीजेपी के लिए 2014 की राह इतनी आसान नहीं होती। ऐसा ही कुछ बीजेपी के 10 साल के शासन के बाद हो रहा है, जिसमें महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है। जीएसटी से छोटे कारोबार तबाह हो गए हैं,
नोटबंदी से काला धन भी वापस नहीं आया है। पुलवामा की घटना पर भी कोई बात नहीं होती है और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। अब इन इश्यूज को अगर विपक्ष निशाना बनाता है तो जो मतदाता विपक्षी नहीं है वो इसे विपक्ष की राजनीति समझेंगे। कॉलमिस्ट नीरजा चौधरी ने अपने एक लेख में लिखा और हमें भी याद आया कि 1971 के चुनाव के बाद और 1980 के चुनाव के बाद जब एक विदेशी पत्रकार ने इंदिरा गांधी से पूछा था कि चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या था, तो इंदिरा गांधी का जवाब था, मैं ही मुख्य मुद्दा हूं। यही हाल वर्तमान में मोदी के खिलाफ है। चाहे आप माने या न माने, 2024 का मुद्दा सिर्फ मोदी ही हैं। आज जो लोग अपोजिशन में हैं उनके लिए वाकई ये दौर उलझन भरा है। कांग्रेस सिर्फ उन्हीं मतदाताओं तक सीमित लगती है जो पहले से ही उसके हैं। उसका वोट शेयर भी यही गवाही देता है कि वो एक मजबूत विपक्ष तो बन सकती है, लेकिन जो वोट शेयर उसे सत्ता दिला सके उसकी कमी दिखाई देती है। असली परेशानी यह है कि कांग्रेस का इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम वो है ही नहीं जिसकी उसे ज़रूरत है। जिस वैचारिक परिवर्तन की उसे ज़रूरत है वो उसे उसका बौद्धिक जगत मुहैया नहीं करा पा रहा है। विपक्ष के जाति जनगणना वाले मुद्दे को तो मोदी ने ही ये कहकर धाराशाही कर दिया है कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं: नारी, युवा, किसान और गरीब परिवार। कोई विकास का एजेंडा ऐसा नहीं जिसके लिए जाति जनगणना की इतनी ज़रूरत है कि बिना उसके विकास हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की सियासी प्रतिभा के बावजूद तानाशाही और सांप्रदायिकता के बढ़ते खतरों को नकारना मॉरली गलत होगा। लेकिन कमाल है कि देश के मतदाता इन खतरों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इस न महसूस कर पाने की वजह पर प्रताप भानु मेहता का कहना है कि जनता महसूस इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि ये सब कुछ इस तरह से किया जा रहा है कि ज़्यादातर नागरिकों को गवर्नेंस के अपने आम तजुर्बों में ऐसा कुछ दिखाई ही न दे। वो इस अघोषित इमरजेंसी को समझ ही नहीं पाए। बीजेपी की इस चतुराई को विपक्ष समझ तो रहा है, लेकिन इसे जनता तक कैसे ले जाए इसकी काट उसके पास नहीं है। पक्ष में खड़े हुए नागरिकों को लगता है कि जिन खतरों की तरफ विपक्ष इशारा कर रहा है वो सत्ता पाने के लिए है। जिन खतरों को वो दिखा रहा है वो बहुत दूर के हैं। जैसे इन्वायरमेंट के लिए बताए जा रहे खतरे उसे दिखाई नहीं देते। उन्हें वो अभी भी बहुत दूर की कौड़ी समझता है। एक फिल्म याद आती है, शतरंज के खिलाड़ी, जिसमें नवाब साहब अपने शतरंज के मोहरों में बिजी हैं और अपने सेनापति की बातों को दरकिनार करते रहते हैं तब तक जब तक कि वो अरेस्ट नहीं हो जाते। विपक्ष को जेपी जैसा या अन्ना जैसा कोई चेहरा चाहिए जो भ्रष्टाचार के मुद्दे को उछाले, लेकिन ये न लगे कि उसे सत्ता चाहिए, बल्कि संदेश ये जाए कि वो जनता के हक के लिए सब कुछ कर रहा है। मगर विपक्ष ने खुद ही इसे इतना ज़्यादा उछाल दिया है कि अब कोई अराजनैतिक शख्सियत इसे उठा ही नहीं पाएगी, उसकी कलई खुल जाएगी। लेकिन योगेंद्र यादव कहते हैं कि हमें बीजेपी के चुनावी हैट्रिक को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में लगभग 12.5 करोड़ मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, जिसमें 4.82 करोड़ वोट बीजेपी के पक्ष में गए और 4.92 करोड़ वोट कांग्रेस के पक्ष में गिरे। और अगर भारतीय गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को मिले वोटों को देखें तो वो 5.06 करोड़ थे। सबके अपने अपने मत हैं। इसी तरह से आपका भी अपना एक मत होगा, एक समझ होगी, जिसके बलबूते पर आप अपनी जमा मनफियां कर रहे होंगे। फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए कहा जा रहा है कि
3-1 से असेंबली चुनाव जीतने के बाद बीजेपी फरवरी या मार्च में यानी जल्दी चुनाव करवा सकती है, ताकि विपक्ष को संगठित होने का मौका ना मिल सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।